हेलो फ्रेंड, इन बीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर है। आपको पता होगा कि अभी बिहार में पंचायत का इलेक्शन हो रहे हैं। इसके जस्ट बाद पीटी का एग्जाम प्रस्तावित है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक पे पूरा डिटेल से इसमें सब कुछ बताने का प्रयास किया है। साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था दूसरे क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में किस रूप में लागू है उसकी भी चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। खासकर बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस ढंग से काम कर रही है तथा बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है उसकी भी चर्चा मैं डिटेल से इसमें बात करूंगा। तो सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कृपया इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ये पंचायती राज व्यवस्था का एक फिलॉसफी है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पर्याय है। गांधी के सर्वोदय शासन है उसका ये उस पर काम करती है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास देखते हैं तो 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इनको इम्प्लीमेंट किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में हम लोग देखते हैं कि इसको प्रांतीय शासन के अंतर्गत इसको दिया गया। साथ साथ अनुच्छेद 40 के तहत जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज किस तरह से विकास किया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, लेकिन इनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक ढंग से चल नहीं पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बलवंत लाल मेहता कमेटी का गठन किया गया था, जिनका रिकमेंडेशन था कि बिना लोगों की जन सहभागिता के एक कार्यक्रम सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं चल सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का प्रोविजन किया। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नगौल जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके जस्ट बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। ये कुछ रिकमेंडेशन है। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी, राव कमेटी, एक एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में इनका रिकमेंडेशन आया था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने की बात की गई थी। इसी के आधार पर राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया था, लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा से पारित नहीं हो सके। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी पंचायती राज व्यवस्था को किस तरह से सही ढंग से लागू किया जाए इसके लिए मंत्रियों का सम्मेलन उन्होंने बुलाया था। उन्होंने भी संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था। पारित नहीं, लोकसभा पटल पर रखा था, लेकिन उसी समय उनकी सरकार गिर गई थी और ये पारित नहीं हो सका था। एक है पीके थुंकन समिति जो कि 1988 में आया था। इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार देने की बात की गई थी। इन्हीं के थुंगन समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया है। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस संविधान संशोधन होने के जस्ट बाद पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। अब 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे इसकी चर्चा में हम यहाँ पे करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था वो राज सूची का विषय है। हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय की चर्चा की गई है। संघ सूची जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज सूची जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और संवर्ती सूची जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकती है। इसमें भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 न का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय की सूची दी गई है। इसमें कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, जो कि बलवंत लाल मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है, उसी को अपनाया गया था। यहाँ पे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला समिति का गठन किया गया। इसमें कहा गया कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वहाँ पे 2 स्तर पे, ग्राम स्तर पे एवं जिला स्तर पे ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि गोवा, मणिपुर में हम लोग देख सकते हैं। अब है कि पंचायतों का निर्वाचन कैसे होता है। इसका जो निर्वाचन कराता है वो है राज्य चुनाव आयोग।
ये चुनाव आयोग जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव कराता है वो चुनाव आयोग उससे अलग है। वो इसका राज्य चुनाव आयोग का काम है सिर्फ पंचायतों का लिए ही इलेक्शन कराना। पंचायतों में चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है, कोई विवाद होता है, उसका निपटारा हाईकोर्ट करेंगे। अगर पटना में होता है, पटना बिहार स्टेट गवर्नमेंट का, तो पटना हाईकोर्ट इसको करेगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वो राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो हटाने का प्रोविजन है, उसी प्रोविजन के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। हम पंचायतों में आरक्षण की देखते हैं तो वो अनुच्छेद 243D के तहत यहाँ पे पंचायतों में महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा गया है कि जो राज्य विधानसभा होगी उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था, लेकिन हम बिहार सरकार देखते हैं तो यहाँ पे महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था के में दिया गया है। बिहार पहला स्टेट था जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसी को बिहार के जो रिकॉमेंड आरक्षण 50% महिलाओं की भागीदारी है, उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी उस प्रोविजन को अपनाया है। जो पंचायतों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का है। पंचायतों में रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। इसी को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनका रिकमेंडेशन के आधार पर ही स्टेट गवर्नमेंट बिहार जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको फंड उपलब्ध कराती है। हम पंचायत के सदस्यों की योग्यताओं की बात करते हैं तो उसको निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। एक ग्राम सभा के कुछ कार्य का डिटेल हमने यहाँ पे दिया था, जिसको कि देख लेने की आवश्यकता है। प्रखंड स्तर पर जितने कार्य होते हैं उसको भी हमने यहाँ पे डिटेल दिया है। साथ साथ जो जिला परिषद के जो कार्य होते हैं इसका डिटेल मैंने दिया है। ये तीनों का आप एक नज़र देख लीजिए क्योंकि तीनों का क्या कार्य में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इससे हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछें। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या पूरे देश में 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो इसका आंसर होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की पंचायती राज व्यवस्था उस रूप में लागू नहीं है। अनुच्छेद 243 डाक में हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, खासकर अनुसूचित क्षेत्र जो है, खासकर जनजातीय क्षेत्र, जिसका प्रोविजन अनुच्छेद 244(1) और अनुच्छेद 244(5). अगर हम लोग अनुसूची में देखते हैं तो एक 5वीं अनुसूची में इसका डिटेल है, इसका डिटेल 6ठी अनुसूची में है। इसके साथ साथ जो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है के साथ साथ जो मणिपुर राज्य के जो जनजातीय परिषद है वहाँ पे भी ये उस रूप में लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के स्वायत्तशासी पर्वतीय क्षेत्र में भी ये उस रूप में लागू नहीं है। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 1994 में एक कमेटी का गठित की गई थी। उस कमेटी का रिकमेंडेशन के आधार पर ही दिसंबर 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक लागू किया गया था। ये 10 राज्यों में अब ये लागू है जहाँ की जनजातियों की भारी संख्या होती है। ये 10 राज्य आपको याद रखने की आवश्यकता है, जैसे कि बिहार के नीचे झारखंड हो गया, उसके नीचे उड़ीसा हो गया, उसके नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही अलग हो तेलंगाना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों को एक साथ याद रखिए। साथ साथ मध्य प्रदेश जो देश के बीच में स्थित है, तो मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगर हम वेस्टर्न देश का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे देखते हैं तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 3 लगातार है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और एक हिली स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है। हम जो पेशा का जो अधिनियम है क्या क्या प्रावधान है वो उसका डिटेल 4 पॉइंट है, इसको यहाँ पे नोट किया है मैंने, आपको इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें क्या गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के जो कानून बनाए जाएंगे वह जनजाति को जो ट्रेडिशनल कानून है उनको जो रीति रिवाज है उसी अनुसार उसको बनाए जाएंगे। खासकर ग्राम सभा के पास ये कैपेसिटी है कि वहाँ के जो कस्टम है, वहाँ उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उनको वो उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन करें, प्रिजर्वेशन करें। साथ साथ जो हम ये देखते हैं कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ की जनजाति या अनुसूचित लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। खासकर हम उड़ीसा का उदाहरण लेते हैं तो इससे बड़े पैमाने पे वहाँ पे भूमि का अधिग्रहण होता है। खास
साथ साथ खनिजों के निष्कर्षण के लिए वहाँ पे लोग जो बसे होते हैं उनका पुनर्वासन करने की व्यवस्था वो की जाती है। तो इनका भी सही तरीके से भूमि का अधिग्रहण हो तथा उनका जो वहाँ पे लोग का जो पुनर्वास है वो सही ढंग से हो, इसके लिए वहाँ एक कहा गया है इसमें पेशा अधिनियम के तहत कि जो ग्राम सभा पंचायत है उसका उचित सलाह लेके ही वो करेंगे। साथ साथ वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उसको जो माइनिंग का जो लीज दिया जाता है उसके लिए भी ग्राम सभा में पंचायत का उचित रिकमेंडेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये इसी कारण है कि जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जनजातीय लोग अनुसूचित लोग उनका उस जो मिनरल्स है उस पर प्राथमिक अधिकार उनका बनता है, इसलिए कहा गया कि इनका जो रिकमेंडेशन होगा उसके आधार के बाद ही उनको माइनिंग का लीज दिया जाएगा। पांचवी अनुसूची के बाद हम छठी अनुसूची का अध्ययन करेंगे। इस पे 4 स्टेट है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ये चारों नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। हम देखते हैं कि असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, उसके नीचे मेघालय हो गया और त्रिपुरा मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे नीचे हैं, दोनों लटके हुए त्रिपुरा मिजोरम। तो इस तरह से याद रखिए मेघालय असम त्रिपुरा मिजोरम। ये अनुच्छेद 244 में इसका प्रोविजन है। इसमें कहा गया है कि ये जो स्वायत्त शासी जिला परिषद वहाँ पे होंगी इसके शासक व क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, जिसमें कि 4 का जो रिकमेंडेशन होगा उसमें राज्यपाल नामित करेंगे, 30 में से 4। ये जो क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद होंगे वहां पे उनको दीवानी में आपराधिक मामलों पे सुनवाई का अधिकार होगा। वो चाहे तो जनजातीय क्षेत्र में उनके मामले को सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालय का भी गठन कर सकते हैं। वहां का जो उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट उनका इन क्षेत्रों पे क्षेत्रीय जो स्वायत्त शासी परिषद है उन पे कितना अधिकार होगा इसका रिकमेंडेशन राज्यपाल ही निर्धारित कर सकते हैं। साथ साथ जो संसद एवं राज्य विधानसभा का जो कानून है वहाँ पे उस रूप में वो उस ऑटोनोमस जो एरिया है वहाँ पे वो लागू नहीं होता है। अगर कोई कानून है तो उनका जो राज्यपाल या राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होगा, अगर वो कानून में संशोधन करते हैं या बिना संशोधन किए वो चाहें तो उसको वहाँ पे लागू कर सकते हैं। ये 10 ऑटोनोमस बॉडी है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम अंतर्गत। इसको थोड़ा सा याद रखने का आवश्यकता है। असम में 3 हो गया, मेघालय में 3, मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में 1। असम में बोडोलैंड, कार्बी आंगलांग और दीमा हसाओ। मेघालय में देखते हैं तो तीनों हिली स्टेट के नाम पे है, गारो खासी जंतिया, तो ये आसान है, इसको याद रखिए। त्रिपुरा में त्रिपुरा नाम से ही है। मिजोरम में देखते हैं तो चकमा, लाई और माडा, ये 3 नाम से ऑटोनोमस बॉडी है वहां पे है, इसको आप याद रखिए। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, जो कि महिलाओं को कानून निर्माण में भागीदारी में काफी प्रभावी भूमिका निभाने में इसमें फायदा हो रही है, जिससे कि महिलाओं का भी सशक्तिकरण बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट ये है कि अभी भी अब हमारा जो सोसाइटी वो पैट्रियार्चल सोसाइटी है, जिसमें कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती हैं। अभी भी इसमें पुरुष चुनाव जीतने में पुरुषों का भी समर्थन लेना काफी आवश्यक हो जा सकता है। इसी कारण इसका जो महिलाओं को जो पंचायती राज व्यवस्था में जो विकास होना चाहिए वो उस रूप में भागीदारी उनकी नहीं हो रही है। हम पंचायती राज व्यवस्था की कमियां देखते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की काफ़ी कमी होती है। वित्तीय संसाधन पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, इनका कोई अपना रिसोर्सेज नहीं होता है। इस अनुसार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो समाज में गरीबी है, लिटरेसी है, काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कि महिलाओं को भी हम 50% तो आरक्षण दे दिए हैं। लेकिन अगर वो लिटरेट पढ़े लिखे नहीं होंगे, प्रभावी तरीके से कानून लागू नहीं कर पाएंगे तो उसका जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो सकता है। हम पंचायती राज का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। पहली बार शासक और जनता के दोनों का सीधा संवाद हम देखते हैं इसमें। खासकर जो पंचायती राज की व्यवस्था के माध्यम से जो सोसाइटी का सामाजिक आर्थिक विकास काफ़ी अधिक प्रभावी ढंग से हम होते हुए देखते हैं। ये जो हम टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था वो बिहार के जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है तथा बिहार सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन थे उसके अनुरूप ही बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया। इस अभी वर्तमान में हम देखते हैं तो 8,387 ग्राम पंचायत हैं, 534 पंचायत समिति है तथा 38 जिला परिषद हैं। ये 534 ब्लॉक हो गए, 38 जिला हो गए, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा।
पंचायत 8,387 है, इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति एवं जिला स्तर पे जिला परिषद। जो ग्राम सभा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ वर्ष में 4 बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है। इसमें इसके जो मेंबर होंगे वो 18 वर्ष से अधिक जितने भी पंजीकृत मतदाता उस क्षेत्र के हैं ग्राम पंचायत को, सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में देखते हैं तो एक 7,000 की व्यक्तियों की आबादी पे ग्राम पंचायत का गठन करने के प्रावधान किया गया है। प्रत्येक 500 की आबादी पे एक वार्ड कमिश्नर का चयन किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत का जो हेड होते हैं वो मुखिया होते हैं। इसी से ग्राम कचहरी जो का भी प्रोविजन किया गया है। ग्राम पंचायत के जो न्यायिक कार्य है उसको वो देखेंगे। इसके अध्यक्ष सरपंच होते हैं। वार्ड सदस्य की तरह ही प्रत्येक 500 की आबादी पे एक पंच होगा। इनको दीवारी एवं फौजदारी मामलों से संबंधित अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक न्यायमित्र की व्यवस्था की गई है जो कि एक वित्तीय स्नातक होते हैं। पंचायत समिति में हम देखते हैं कि प्रत्येक 5,000 की आबादी पे एक सदस्य का चयन होता है। उस पंचायत समिति में के तहत उस ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत है उसके मुखिया एवं उस क्षेत्र के जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो पंचायत समिति के एक ऑफिशियल मेंबर होते हैं। वो चाहें तो उस पंचायत समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। जिला परिषद में हम देखते हैं कि प्रत्येक 50,000 की आबादी पे एक सदस्य का चयन होता है। इसमें कहा गया कि 3 माह पे एक बैठक अनिवार्य है। तो 3 माह में एक बैठक, इसका मतलब बस 1 साल में 4 बैठक किए जाने का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए काफ़ी कटिबद्ध है। इसी कथा हम देखते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया, जिसके तहत जितने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में हर एक स्तर पे आरक्षण की व्यवस्था है। जिसमें कि हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे मुखिया सरपंच के लिए, पंचायत समिति स्तर पे पंचायत प्रमुख के लिए एवं जिला परिषद के अध्यक्ष पद में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी अनुसार जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसमें हर एक पद के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। ऐसा करने वाला बिहार पहला स्टेट है। आबादी के हिसाब से एसटी और एसटी को भी आरक्षण दी गई है। जैसे एसटी को 16% और एसटी अनुसूचित जनजाति को 1% आरक्षण दी गई है। हम देखते हैं कि जो जैसे कि राज्य स्तर पे सचिवालय भवन है, जिला स्तर पे समाहरणालय भवन है जहाँ डीएम बैठते हैं, उस अनुसार ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की बात बिहार सरकार ने कही है। इसमें 3,200 पंचायत भवन स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 1,387 बन के तैयार हैं तथा 1813 का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केंद्र एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें पूर्व से जो कार्यरत है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, उसी को मॉडिफाइड करके हम राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के रूप में अभी काम वो कर रहे हैं। हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ भी प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक कार्यभार सहायक दिया गया है। प्रत्येक 4 पंचायत पे एक लेखापाल एवं प्रत्येक 4 पंचायत पे एक तकनीकी सहायक। मैं समझता हूँ कि इतना फैक्ट काफ़ी आवश्यक है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक पॉइंट को आप इसको याद रखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।